हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज एक छोटी सी मैं एक्टिविटी कराऊंगा। हमें पता है कि कोई भी जलने का जब प्रोसेस होता है ना, तो उसमें हम दो रिएक्टेंट लेते हैं। एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, बल्कि मैं लिख देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी चीज़ है, वुड है, पेपर है या प्लास्टिक है, किसी चीज़ को भी जब हमने उसकी बर्निंग करनी है तो ये कब होती है? जब इसके साथ हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट इवाल्व होती है, और ये हमारा प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज़ है, अब आप ये समझेंगे कि ये मेरे पास एक रिएक्शन है, इसके दो रिएक्टेंट हैं, एक वुड, पेपर, प्लास्टिक, या दूसरा हमारा जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन है। अब जब भी हम जलने का प्रोसेस करते हैं, जब बर्निंग होती है, तो कौन सी चीज़ कंज्यूम होती है? लेट्स ट्राई। देखें, पेपर ख़त्म हो गया है, ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में ख़त्म नहीं हुई, और जैसे ही पेपर कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया, प्रोसेस जो जलने का था वो क्या हो गया? रुक गया। इट्स मीन दैट जो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, इनमें पहले कंज्यूम कौन हो रहा है? पेपर कंज्यूम हुआ है, ऑक्सीजन तो ख़त्म नहीं हुई, वो अभी बाकी है। तो इसमें से आपको अब समझना आसान हो जाएगा। जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है, जो एक प्रोसेस में लिमिट हद अप्लाई कर देता है, तो वो रिएक्टेंट लिमिटिंग होता है, और जो बाकी बचता है वो क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट है। इसी तरह एक और एग्जांपल भी आपको देता हूँ। किसी भी चीज़ की जब हम कंबस्टन कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर जिसकी हम कंबस्टन या बर्निंग कर रहे हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, चीनी है मोस्टली, तो और शुगर जो है वो हमारे घरों में लोग ज़्यादा मिकदार में लेके आते हैं। अब मेहमान थे 10 या 15, अब लोग आ गए, आपने उनके लिए चाय बनानी थी, तो उस चाय बनाने के लिए आपको मिल्क की ज़रूरत है और दूसरा शुगर की ज़रूरत है। अब जब मिल्क आपके पास घर में नहीं पड़ा था या थोड़ा पड़ा था, इतने लोगों के लिए नहीं बन सकती थी चाय, तो अब शुगर पड़ी है, लेकिन अगर मिल्क नहीं है तो अब चाय आप नहीं बना सकते। तो इस प्रोसेस में आपका जो मिल्क होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो शुगर है वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा जो अभी पड़ा है। लेकिन अगर मिल्क नहीं है तो आप चाय नहीं बना सकते, आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो अब आते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट एंड स्टॉप द रिएक्शन, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इसी तरह द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, या दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी बनती है, द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इस केस में अगर मैं देखूं, ये जो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, इसमें जो वुड है ये हमारे पास, या पेपर या प्लास्टिक जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, क्योंकि ये पहले कंज्यूम हो गया, जो अभी मैंने छोटी सी एक्टिविटी की। और ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है? एक्सेस रिएक्टेंट, जो अभी रिमेनिंग है, अभी प्रोसेस चल सकता था लेकिन ये चीज़ मुक गई, ये हमारा क्या बन गया? एक्सेस रिएक्टेंट। अब इसी तरह इस अगले पॉइंट की तरफ मैं आता हूं कि जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट लेना है, हमने जो कैलकुलेशंस करनी है वो कौन सी होनी चाहिए? नॉन स्टैक्योमेट्रिक। नॉन स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस होंगी। अगर हम स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं फिर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने क्या कर लिया? ओबे कर लिया। इट्स मीन्स दैट फिर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रोसेस नहीं होगा। आते हैं जी एक एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल मैंने
ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। सैंडविच बनाना होता है, उस सैंडविच के अंदर हम 2 स्लाइस लेते हैं और उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक कबाब रखते हैं। अब ये आपकी बुक के अंदर भी ये एग्जांपल है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास 30 जो हैं वो कबाब हैं। अच्छा, अब इसी तरह जो सैंडविच मैं इस कबाब के बनाना चाहता हूँ, सैंडविच, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है। इसके लिए आपको वो ब्रेड की कितनी स्लाइसेस चाहिए? 2, एक सैंडविच बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ब्रेड की 2 स्लाइस पड़ी हैं, एक स्लाइस ये है, इसी तरह दूसरी स्लाइस ये है, और इसके अंदर हम कबाब रख देते हैं। ये इसके अंदर कबाब की फीलिंग है। अब देखें, कबाब मेरे पास हैं 30 और ये जो स्लाइस हैं ये कितनी हैं? 58। टोटल सैंडविच कितने बनेंगे? अब देखें 58 की सैंडविच बनाने के लिए कितने बनेंगे? अब इसको 2 पे डिवाइड कर दूं तो वो 29 आपके पास टोटल। ये जब ये इतने स्लाइसेस हैं ब्रेड की, तो हमारे पास सैंडविच कितने बनेंगे? 29। अब देखें जब 29 सैंडविच बनेंगे तो इसका मतलब है कबाब कितने यूज़ हुए? 29। लेकिन अभी तक एक कबाब जो है वो 1 कबाब वो क्या होगा? रिमेनिंग होगा। अब हम अगर उसका सैंडविच बनाना भी चाहते हैं तो नहीं बनेगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास स्लाइस थे ब्रेड के वो क्या हो गए हैं? एंड हो गए हैं। तो इस प्रोसेस में जब हम सैंडविच बना रहे थे तो पहले कौन सी चीज़ कंज्यूम हुई? स्लाइसेस ऑफ द ब्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जब हम सैंडविच बना रहे हैं तो उसमें जो स्लाइसेस हैं वो क्या बन गई? हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो कबाब अभी रिमेनिंग है वो हमारा क्या बन गया? एक्सेस रिएक्टेंट। अच्छा, ये आपकी डेली लाइफ की मैंने एग्जांपल दी। 29 सैंडविच, 58 स्लाइसेस हैं, कबाब कितने बने? 29। उस सैंडविच कितने बने? 29। उनमें कबाब कितने कंज्यूम हुए? 29। एक क्या है? बच गया। अब बच गया, हम बनाना भी चाहें तो नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास जो स्लाइसेस हैं वो कंज्यूम हो गई है। और जैसे स्लाइसेस कंज्यूम हो गई तो प्रोसेस हमारा सैंडविच बनाने का जो था वो क्या हो गया? स्टॉप कर गया, रुक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कबाब है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है, और जो हमारे पास स्लाइसेस हैं ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और प्रोसेस क्या हो गया? रुक गया। अब आते हैं हमारी जो एग्जाम्पल है उसकी तरफ। एग्जाम्पल की तरफ मैं आ रहा हूं, आपको उसकी तरफ लेके। नॉन स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है। अगर स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस होंगी तो फिर प्रोसेस जो है वो नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर मैं वाटर को लेता हूं, H2 + O2 क्या बन गया? H2O। अब देखें स्टैक्योमेट्री कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने कुछ अजम्पशंस पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जितने रिएक्टेंट्स हैं उन तमाम को कन्वर्ट किस में होना चाहिए? प्रोडक्ट में होना चाहिए। दूसरी क्या हमारे पास थी कि नो साइड रिएक्शन अकर। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड ड्यूरिंग स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। और इसके साथ एक और पॉइंट जो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, वो क्या? चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था? इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड फॉर्म। इक्वेशन को हमने बैलेंस लिखना है। अगर इस केस में देखूँ तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूं तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है। अब अगर देखें यहाँ पे इसका कितना है? 1 मोल, और जब 1 मोल है तो इसके पास मास कितना है? 32 ग्राम। इसका कितना है? हाइड्रोजन के 1 मोल में होते हैं 2 ग्राम। अब 2 मोल्स हैं तो क्या बन गया? 4 ग्राम। और इसके कितने बनते हैं? 18। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 ग्राम। ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन है। क्यों? एक पहली बात, इक्वेशन हमने बैलेंस लिखी है। दूसरी बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये इक्वेशन ओबे कर रही है, इसलिए इस केस में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट की बात नहीं होगी क्योंकि दोनों एक ही वक्त में कंज्यूम हो रहे हैं। हाँ, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं फिर हमारे पास क्या होगा? जैसे देखिए मैंने H2 + O2
क्या बन गया, H2O। इस केस में जब मैं हाइड्रोजन को लिखूंगा तो ये क्या बन गया, 2। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रोसेस क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। मैं कहता हूं हाइड्रोजन के 2 मोल्स की बजाय 2 मोल्स, आ जाएं, अब लेट हो गए हैं, आज बैठ जाएं। हाइड्रोजन के 2 मोल लिए, ऑक्सीजन के भी 2 मोल लिए। अब देखें क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है, क्या ये स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, देखते हैं। अब इसके पास आ गया 4 ग्राम। 1 मोल जब था तो हमारे पास ग्राम इसके कितने थे, 32 ग्राम। अब कितने मोल हो गए, 2 मोल। तो अब इसका ग्राम कितने बन गए, ऐड डबल हो जाएगा, 64 ग्राम। और इसके भी हमने कितने मोल बनाए हैं, 2 मोल, तो इसका मतलब है 36 ग्राम। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये नॉन स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। क्यों, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रही, ये स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। अगर स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हो तो फिर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई कंसेप्ट नहीं आता। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट तब आता है जब नॉन स्टैकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हो। अब देखो मैंने ये बनाया कि ये मेरे पास है 36 ग्राम वाटर का। इस मीन दैट इसके 4 ग्राम जब कंज्यूम होंगे, इस 36 ग्राम बनाने के लिए इसके कितने ग्राम कंज्यूम होंगे, 32 ग्राम। तो ये 36 ग्राम बच। अब देखें, अब इसके पास इजाफी कितने बच गए, 32 ग्राम अभी रिमेनिंग है, लेकिन 4 ग्राम जो है इसके साथ क्या हो गए, कंज्यूम हुए हैं। ठीक हो गया। जब इसके 4 ग्राम इसके साथ कंज्यूम हुए तो अब जो बाकी इसकी अमाउंट बाकी है, तो अब इस केस में ऑक्सीजन क्या होगा आपका, एक्सेस रिएक्टेंट। लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगी तो प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट जो अभी रिमेनिंग है। अभी प्रोसेस चल सकता है लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होने से आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, रुक गई। अब इसी तरह हमारे डेली लाइफ के अंदर भी लिमिटिंग रिएक्टेंट की कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको बता दिया, एक पहली कबाब और सैंडविच की मैंने बताई, ये डेली लाइफ की एग्जांपल थी। इसी तरह बर्निंग ऑफ द वुड, कोल या कोई और सब्सटेंस आप ऑर्गेनिक ले लेते हैं, तो बर्निंग किसी भी चीज़ की जब हम करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन नेसेसरी है। तो इनमें वुड, कोल या कोई अदर सब्सटेंस जो ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ऑक्सीजन क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन को जंग लगता है तो ये भी किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खत्म हो जाती है जब लोहे को जंग लगता है। इन दोनों में कौन कंज्यूम हो जाता है, लोहा। आयरन खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, आयरन, और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीजन। ये कुछ हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल थी, ये मैंने केमिस्ट्री की एग्जांपल बताई। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप कैलकुलेशंस क्या करेंगे, नॉन स्टैकियोमेट्रिक, तो तब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट आता है, अदरवाइज नहीं आता। और आखिर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड आउट होता है, जो कैलकुलेट हम करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है और या उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, 3 पॉइंट इसके हैं। नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। किस चीज के, रिएक्टेंट के। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम गिवन अमाउंट। ये आपको अमाउंट क्या होगी, गिवन होगी। नंबर 2 पे इस
अब हम जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किसकी प्रेजेंस में? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो रिएक्टेंट तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि दोनों रिएक्टेंट में से जिस रिएक्टेंट ने लीस्ट अमाउंट देनी है प्रोडक्ट की, वो हमारा क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट which gives the least amount of product, उसी को हम क्या कह देते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक कि उसकी लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग भी आ जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक बात आपने ये देखना है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, वो देख लें, बल्कि वो आप लोग खुद बताएंगे। ड्यूरिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेशन विच लॉ इज नॉट ओबेड? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होगा। अगर वो ओबे हो जाता फिर तो कंसेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला आता ही नहीं है, वो बात क्या हो जाती? खत्म हो जाती। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बनता है, राइट द एग्जांपल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स इन आवर सराउंडिंग। जैसे ये मैंने बताया है, उसमें ये अभी आप बात बता सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन का जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सर इसका एक एग्जांपल बताओ। किस चीज़ का? कैलकुलेशन। अब वो कैलकुलेशन में मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कैलकुलेशन में एक और पॉइंट भी मैं आपको बताता जाऊँ। आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो तो जारी बात है, अगर बोर्ड का आ रहा है तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर इंडी टेस्ट में क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू के हवाले से आता है तो वो मैं आपको ट्रिक दूंगा, वहाँ पे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ये इंशाल्लाह ताला आप इंडी टेस्ट के जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ये एक आपके लिए यूनिक पॉइंट होगा जो इंशाल्लाह केमिस्ट्री मुर्शिद से आपको मिलेगा, और ये इजी पॉइंट होगा आपके लिए। ये यूँ समझो मैंने समंदर को कूजे में बंद किया, वो ट्रिक जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला पॉइंट शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज एग्जाम्पल की तरफ, और इसी के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी हैं मैं आज एग्जाम्पल करवाऊंगा, क्वेश्चन आपको बाद में करवाऊंगा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के। लेकिन इसके साथ एक अनमोल वो यूनिक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि एक डायरेक्ट किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और उससे डायरेक्ट आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें 3 पॉइंट्स आपने को मैंने पढ़ाए हैं, ज़रा देखें। वो कहता है अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टूगेदर 2 सॉलिड्स। कौन कौन से हैं? ये अमोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन किसके के साथ करवा रहा है? CaOH टेकन ट्वाइस के साथ। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है? ये अच्छा, इसकी प्रोडक्ट आप लिखेंगे CaCl2 प्लस वाटर H2O प्लस अमोनिया NH3। यहाँ पे भी आपने इक्वेशन को बैलेंस करना ही करना है। इक्वेशन जब भी क्वेश्चन करना है तो आपने इसको इक्वेशन बैलेंस करनी है। अच्छा, अब जब इसकी इक्वेशन बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अमोनिया के साथ भी 2 आ जाएगा, और वाटर के साथ भी 2 आ गया। अब इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। अब वो कहता क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया फाइंड करने हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ द रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड जो अभी बाकी है। अब इस केस में मैंने पहले तो ये चेक करना है कि मेरे पास क्या गिवन है। अब देखें, इसमें मैस गिवन है, मैस ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कितने? 100 ग्राम। और इसी तरह मैस ऑफ CaOH टेकन ट्वाइस, ये भी आपको गिवन है। कितना गिवन है? ये भी 100 ग्राम है। अच्छा,
अब आपके पास ये चीज़ गिवन है, सबसे पहला काम जो आपको मैंने बताया कि कल नंबर लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं किन के, फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH टेकन ट्वाइस एंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, मैस ओवर मोलर मैस। इसी तरह यहाँ पे देखें, मैं अगर लिखता हूँ इसके नंबर ऑफ मोल्स N ऑफ, अब मैं लिख देता हूँ अमोनियम क्लोराइड। अब मैस कितना है 100 ग्राम। इसी का मोलर मैस अगर आपने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मोलर मैस डायरेक्ट में वो आपको मैंने बताया हुआ है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना है 1, लेकिन 4 आइटम है तो 4, और ये 35.5। तो इसका मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से ग्राम पर मोल। हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो किस चीज़ के इक्वल आ रहा है 1.87, ये आ गया मोल, किस चीज़ के, अमोनियम क्लोराइड के। अब इसी तरह दूसरे रिएक्टेंट के भी तो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे, तो N ऑफ CaOH टेकन ट्वाइस। अब इसका भी क्या है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। अब कैल्शियम का कितना होता है 40, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 74 ग्राम पर मोल। और इसके रिजल्ट में जो मोल्स आपके बन रहे हैं वो कितना रिजल्ट आ रहा है 1.35, ये मोल। अब देखें हमारे पास पहला स्टेप हो गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। वो कितना गिवन था 100 ग्राम, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट के फाइंड आउट करने का वो क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमारे 3 हैं, लेकिन उसने किस चीज़ का पूछा है अमोनिया का। तो अब हम किस चीज़ का कंपेयर करेंगे, सिर्फ अमोनिया का उसके साथ कंपेयर करेंगे। देखें ये मेरे पास है NH4, ये सेकंड स्टेप, Cl और अमोनिया का कंपैरिजन। जब इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन से देखें 2 हैं तो इसके कितने हैं 2, और इसका अगर 1 है तो इसका भी क्या बनेगा 1, और इसके ओरिजिनल हैं कितने 1.87 और इसका भी क्या बना, 1.87। तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बन गया। और इसी तरह जो सेकंड नंबर पे आपका आ रहा है वो किसका है CaOH टेकन ट्वाइस, और इसके साथ आपको इसको कंपैरिजन करेंगे अमोनिया के साथ। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अब इसको नहीं, पहले इधर देखें, इसका 1 है तो इसका कितना बन रहा है 2, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 1.35, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो तो कितना आंसर बनता है आपका 2.70। अब देखें दोनों रिएक्टेंट में से किस रिएक्टेंट से नंबर ऑफ मोल्स कम आ रही हैं, ऊपर वाले से अमोनियम क्लोराइड ने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम दिए हैं। तीसरा स्टेप जो है कि फाइंड आउट द नंबर रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, किसने अमाउंट कम दी है अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या बन गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये क्या बन गया एक्सेस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये किसके इक्वल आ किया अमोनियम क्लोराइड, और एक्सेस रिएक्टेंट कौन बना ये बन गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब जब मैंने वो कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द अमोनिया, अमोनिया का मैस फाइंड करना है। अब देखें जब आपने अमोनिया का मैस फाइंड करना है तो आपके लिए क्या फार्मूला है मैस ओवर, अब मुझे क्या चाहिए अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स।
अब मुझे बताओ, मैं जब इन दोनों केसेस में अपनी प्रोडक्ट के अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स लूंगा तो कौन से मोल लूंगा, एक्सेस रिएक्टेंट वाले या लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले? लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले। क्यों? जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है तो हमारा प्रोसेस क्या कर जाता है, रुक जाता है। तो फिर वो एक्चुअल फॉर्म में जो आपकी प्रोडक्ट बनी वो ये वाली बनी। तो इस केस में नंबर ऑफ मास किस चीज की इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये वाले लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1.87 और ये अमोनिया को ये 14 + 3 17। तो कितने ग्राम बनेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो 31.79 ग्राम ये मास ऑफ अमोनिया बन गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन का वो पूछ रहा था, वो सॉल्व हो किया। अब वो इसी से अगले पार्ट की तरफ आता है। वो कहता है कि कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कि जो आपका एक्सेस रिएक्टेंट है जो अभी रिएक्शन के अंदर जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया उसकी अमाउंट कैलकुलेट करें। अब देखें, अब इस केस में आप दोनों रिएक्टेंट का कंपैरिजन करेंगे। किस किस रिएक्टेंट का कंपैरिजन करेंगे, NH4Cl और CaOH टेकन ट्वाइस का। जब इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो इसका कितना है, जब इसका 1 होगा तो इसका कितना है 1/2। अब एक्चुअल फॉर्म में आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन था, अमोनियम क्लोराइड। जैसे ही ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया प्रोसेस क्या हो जाना है, रुक जाना है। जब इसका 8.7 है तो इसके कितने कंज्यूम होंगे 1.87। तो ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखें तो वो हमारा आंसर बन रहा है 0.935। ये आपके मोल्स आ गया। अब देखें, ये वो वाले मोल्स हैं किस चीज के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जो क्या हो गए कंज्यूम्ड हुए हैं। ये कंज्यूम्ड मोल हैं, जबकि एक्चुअल फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स हमारे टोटल कितने फाइंड किए थे। अब हमने देखना कि बाकी कितना बचा, तो टोटल में से कंज्यूम को माइनस कर लें तो बाकी हमें पता चल जाएगा या नहीं जाएगा। ये कंज्यूम्ड है। अगर मैं अनरिएक्टेड मोल्स की तरफ जाऊं, अनरिएक्टेड मोल्स, वो मैं क्या करूंगा, टोटल में से जो कंज्यूम हो गया उसको माइनस कर दूं तो वो बाकी जितना बच गया। तो 1.35 माइनस 0.935, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 0.415। ये वो वाले मोल्स हैं जो किस में हैं, एक्सेस में हैं, जिन्होंने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया कि जो एक्सेस रिएक्टेंट अमाउंट है जिसने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया वो आप फाइंड करें, ठीक है। अब ये मेरे पास जब मैंने इसका मास फाइंड करना तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, अनरिएक्टेड अमाउंट, तो ये अनरिएक्टेड अमाउंट या मास, जिसको हमने क्या है मास, ये हमने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मैंने क्या फाइंड करना है, तो ये मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने अब लिखूंगा 0.41 और मोलर मास ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था 74, यही चीज बनेगी। तो 74, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 30.71। तो 30.71 ग्राम ये वाला वो वाला मैस है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। अब टोटल मैस हमें कितना गिवन था 100 ग्राम, तो इसमें से इतने कंज्यूम जो है बाकी कंज्यूम हो गया, ये क्या है रिमेनिंग है। अब ये बोर्ड के हिसाब से जब क्वेश्चन आता है तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसी तरह एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर, ये आपकी एग्जाम्पल थी कौन से वाली 13 वाली, और इसी तरह आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करेंगे, बिल्कुल आयन इसी तरह है। लेकिन मैं अब आ रहा हूं आपकी ट्रिक की तरफ, ये मैं नहीं मिटाऊंगा, इसी से बताऊंगा। अब देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, यहां नजर आ रहा है आपको, जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट ट्रिक, क्लियर हो गया पॉइंट। आप क्या फाइंड करेंगे, एन बाय स्टैक्योमीट्रिक कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के, रिएक्टेंट के, ओवर स्टैक्योमीट्रिक कैलकुलेशन। ये जिस रिएक्टेंट की लीस्ट होगी, हमारे पास जो रिएक्टेंट आते हैं 3 आते हैं, तो उनमें किसी एक रिएक्टेंट की तो ये एक वैल्यू कम होनी है ना, जिसको हमने कहना है कि ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अगर ये एन ऑफ रिएक्टेंट ओवर स्टैक्योमीट्रिक कैलकुलेशन में लेता हूं, तो ये वैल्यू जिसकी लीस्ट होगी वही मेरा क्या होगा, लिमिटिंग, उसी को मैं क्या बोलूंगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है पॉइंट। दोबारा सुन लें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टैक्योमीट्रिक कैलकुलेशन, ये हम फाइंड करेंगे दोनों रिएक्टेंट के लिए। जिस रिएक्टेंट की वैल्यू लीस्ट होगी वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं इसको मिटा नहीं रहा, आपको समझाने के लिए। अब देखें नंबर ऑफ मोल्स मैं दोनों के ले लूंगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा मैं लिख रहा हूं किस चीज का, CaOH टेकन ट्वाइस, दोनों में ले रहा हूं। अब इसका मैं अगर n लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स लिखूं, तो कितनी वैल्यू थी, 1.87। वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने फाइंड कर ली है इसलिए मैं नहीं पुट कर रहा। 1.87, अभी इसके कितने आए थे, 1.35। अब आते हैं इनमें स्टैक्योमीट्रिक कैलकुलेशन। स्टैक्योमीट्रिक कैलकुलेशन का मतलब यह है कि आपने जो इक्वेशन बैलेंस लिखी है उस वक्त उनके साथ क्या क्या नंबर लिखा गया है। पॉइंट समझ आ गया। अब इस केस में कितना है 2 और इस केस में कितना है 1, पुट करते हैं 2 और इस केस में 1, दोनों का कैलकुलेटर निकालें और आंसर लें, जल्दी करें। ये तो आपके पास आंसर आपको नजर आ रहा है, ये तो बनेगा 1.35, इसका तो रिजल्ट यही बनेगा। लेकिन अगर 1.87 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 0.935। ये देखें अब इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम आई है, अमोनियम क्लोराइड। जरा ये देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है पॉइंट। और ये आपका अमोनियम क्लोराइड क्या बन गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और दूसरा क्या बना, एक्सेस रिएक्टेंट। अब देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट से इसी से एक और पॉइंट भी मैंने निकाल दिया। ये जरा देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्सेस रिएक्टेंट है, जो एक्सेस रिएक्टेंट है, क्लियर है पॉइंट या नहीं है, जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट कितनी आई थी जो कंज्यूम हुई थी, 0.9। जरा ये देखें वही वाली बात आई है या नहीं आई, आ गई है। इससे आप एक्सेस रिएक्टेंट का मैथ भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि आप भी कोई भी आपके पास इक्वेशन आती है तो आपने उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट ये ट्रिक लगाएं। एमसीक्यू में या इंटी टेस्ट में आपको सारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर इस केस में वो आपको कह देता है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट की अमाउंट पूछ लेता है, प्रोडक्ट की अमाउंट पूछता है। अब प्रोडक्ट की अमाउंट में आपको पता है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स किस वाले लेने होते हैं, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हों, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब ये भी आपके लिए आसान हो गया, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आपने देख लिया ये मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये मेरा क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। जब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स उतने ही बनते हैं। तो जरा देखें ये वाला हमने सॉल्व किया था, ये वाला,
तो ये देखें 1.87, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जितने टोटल होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बनेंगे, और साथ उसको फ़ौरन मल्टीप्लाई करके आप आंसर ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? कंसेप्ट में इजीनेस हुई या नहीं? इसी तरह अब 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं और इन्हीं के साथ मैं उसको जो आपको करवा देता हूँ, ट्रिक भी अप्लाई करवा देता हूँ। तो ज़रा आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। या आपने जी, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा क्योंकि वो मैंने आपको एग्जांपल सारी पर करवा दी है। यहाँ आपको ट्रिक अप्लाई करवा के, ताकि आपको समझने में ट्रिक क्या रहे, आसान रहे। अब देखो वो कहता है कि एल्यूमिनियम का ये रिएक्शन करवाया सल्फ़र के साथ और हमारे पास बना एल्यूमिनियम सल्फाइड। अब ये हमारे पास बन रहा था Al2S3, उसकी मैंने इक्वेशन बैलेंस की, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है 2, इसका क्या लिख दिया 3। गिवन मास दोनों रिएक्टेंट का कितना है 20 ग्राम और 30 ग्राम। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इसके क्या मेजर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास कितना गिवन है, एल्यूमिनियम का मैं लिख रहा हूँ 20, और इसका मोलर मास कितना होता है 27। जरा इसका आंसर बताएं कितना आएगा 0.75। और इसी तरह इसका अगर मैं लिखूं तो ये मास कितना है 30 ग्राम, मोलर मास कितना है 32 ग्राम, और आंसर कितना आ रहा है 0.93 ग्राम। आपको मैंने ये कहा कि ये नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करनी है, ये पहला काम होता है। अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रिक, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर। ये क्या लिखूंगा n बाय स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, यहाँ पे भी n बाय स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। अब देखें n कितना है हमारे पास 0.75। स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में हमारे पास क्या है, जो बैलेंस हम इक्वेशन लिखते हैं तो उस वक्त उसके साथ नंबर लिखा होता है। इसका 2 है, इसका भी आंसर फाइंड करो और इसका भी आंसर फाइंड करो। ये कितना 0.93 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर कितना आ रहा है ज़रा मुझे बताएं। कैलकुलेटर से करें, कैलकुलेटर से जल्दी करें, जल्दी करें, कैलकुलेटर निकालें। किस चीज़ का, इस चीज़ का 0.375, और इसका कितना बन रहा है 0.31। अब दोनों में देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा आई है, ये बढ़िया है, तो ये आपका क्या बन गया एक्सेस रिएक्टेंट। आप सॉल्यूशन में ये पॉइंट देख सकते हैं कि ये एक्सेस रिएक्टेंट है या नहीं, जरा चेक करें। और ये देखें इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सी चीज उसने बताई है, और एक्सेस रिएक्टेंट में कौन सा चीज बताई है। ये पॉइंट मैं गलत बता रहा हूं या ठीक बताया, वही आया या नहीं आया, तो मुझे बताओ आसान हुआ या नहीं हुआ। अगर वो कहता है कि इस आपकी प्रोडक्ट की, जो आपके पास प्रोडक्ट है, अब अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है बोर्ड के पेपर में या इंटी टेस्ट के पेपर में, और आपका कहता है कि फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ट्रिक लगाओ 1 मिनट में, मैंने आसानी की है या नहीं की। अब इस केस में आपका जो अब इन दोनों में जब इसकी प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है, यानी इसका मैथ आपने फाइंड करना है, तो मैथ फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स आप किसके रिएक्टेंट के लेंगे, लिमिटिंग के या एक्सेस के, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 3 1, और मोलर मास इसका आप फाइंड करके वो आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, ये आपने जाके प्रैक्टिस करनी है मज़ीद। ये ट्रिक्स जब जितनी भी मैं बता रहा हूँ या आपकी फ़ाइनल आ रही हैं, तो ये जब फाइनल हमारा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उस चैप्टर की कंप्लीशन के बाद इन तमाम जो इंटी टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे उनमें सब के ऊपर अप्लाई भी करता जाऊंगा, साथ साथ आपको दोबारा लिख के भी देता जाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप लोगों को ये शेयर भी किया करें
और समझ आ रही है तो फिर सब्सक्राइब भी किया करें। आपकी अप्रिसिएशन से ही मैंने आगे चलना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।